नमस्कार, खास मेहमान में आपका स्वागत है। इलेक्शंस के बादल छा रहे हैं। स्टेट में तो काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बट नवी मुंबई में कुछ अलग तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ अपोजिशन वर्सेस रूलिंग पार्टी नहीं है, यहाँ पे खुद पार्टियों में कुछ ज़्यादा ही डेवलपमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो क्या माहौल हो रहा है ये इलेक्शन को लेकर? कैंडिडेट्स, उम्मीदवार की काफ़ी चर्चा चल रही है। यही डिस्कस करने के लिए आज हम बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जो बीजेपी से नवी मुंबई में काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, ओरिजिनल बीजेपी कहा जा सकता है उनको, और काफ़ी करीबी हैं बीजेपी के टॉप लीडर्स और नवी मुंबई के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं बीजेपी के, रामचंद्र घरत साहब। घरत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास मेहमान। धन्यवाद। जैसे मैंने कहा, इलेक्शंस के बादल मंडरा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको? हा, इलेक्शनचं माहोल तर आता जोरात सुरू झालेलंच आहे आणि या उत्सवामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये तयारी करतोय आणि एक चांगली तयारी भारतीय जनता पार्टीची या इलेक्शनसाठी झालेली आहे आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की आमच्या पार्टीचे दोन्ही आमदार या इलेक्शन नंतर देखील पार्टीचे दोन्ही आमदार प्रचंड बहुमताने निवडून येतील असा विश्वास आहे। अभी रिसेंटली लोकसभा इलेक्शंस भी हुए थे और यहाँ पे महायुति के ही कैंडिडेट जीते हैं, बट जो मार्जिन था उतना एक्सपेक्ट जो किया गया था उतना नहीं हुआ। उसका कुछ असर आपको लग रहा है? थोड़ा बहुत नेगेटिव सेट होने से, नागरिकों में थोड़ा सा भ्रम पैदा करने से थोड़ा सा मामूली सा फटका बैठा है, लेकिन एक अच्छे वोटों से हमने नवी मुंबई के लोगों ने हमारे खासदार को चुन के दिया है। और अभी ये जो नेगेटिव सेट हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ में आ रहा है। उसके बाद आने वाले ये इलेक्शन में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार रहेंगे वो प्रचंड मत से जीत के आएंगे। पहली बार तो यहाँ से बेलापुर में 42,000 कुछ समथिंग मिले थे, वहाँ पे 87,000 एक्स्ट्रा मिले थे। मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा इस टाइम वोट होंगे और भारतीय जनता पार्टी के दोनों आमदार के सीट प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे। इस बार जो मार्जिन से दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफी कम हुए हैं जो लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा। हाँ, तो वही मैंने आपको बोला कि नेरेटिव सेट होने से लोगों में एक हलचल हो गई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक समाज पूरी तरह, एक दो समाज पूरी तरह वो सेट में, नेगेटिव सेट में उनके घेरे में आके अपोजिट वोट हो गए। लेकिन इस बार वो लोग भी समझ गए कि इस बार ये चलेगा नहीं। इस बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले बहुत सारे लोग नई मुंबई में हैं, बहुत सारे कॉस्मोपॉलिटन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत मानते हैं। क्योंकि मैंने खुद ने 8.5 साल अध्यक्ष पद का पद भूषा हुआ है, तो वहाँ पे मेरे पास लोग जो आते थे, नागरिक जो आते थे, उनसे यही मालूम पड़ता था कि ये बीजेपी की तरफ दौड़ रहे। कोरोना के टाइम में पूरे भारत से, पूरे इंडिया से मेरे को फ़ोन आते थे कि मेरा यहाँ पे फंसा है, मेरे कंसल्टेंट का आदमी यहाँ पे फंसा हुआ है। तो ये सारे लोग यहाँ के अपने अपने एरिया के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताते थे उनकी तकलीफ, और वो तुरंत मेरे को बताते थे। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से मार्जिन से हमारे दोनों आमदार जीत के आएंगे। घरत साहब, जैसा आपने कहा कि 8.5 साल रिकॉर्ड आप नवी मुंबई में प्रेसिडेंट रहे हैं, आपने पहले भी बीजेपी देखा है, अभी भी जो बीजेपी का है, और ग्रेजुअली पावर बीजेपी का बढ़ता ही रहा है नवी मुंबई में। क्या फर्क देख रहे हैं? नहीं, बहुत बड़ा फर्क आ गया। 2010 में जब मैं चुन के आया सिर्फ अकेला जी, तब हमारे सारे उम्मीदवार गिर गए, बहुत बड़े अंतर से गिर गए थे। लेकिन अभी उसके बाद पार्टी ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि अभी तुमको अध्यक्ष की कमान संभालनी पड़ेगी, पार्टी को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने शुरुआत की तो मेरे पास कोई लोग ही नहीं थे। पहले जो प्रेसिडेंट थे उसके पास 10-15 लोग भी नहीं थे। तो मैंने शुरुआत की, मैंने एक पॉलिसी बनाई। मेरे को वरिष्ठ ने बोला कि ये पॉलिसी में चलो तो लोग जुड़ेंगे। तो वो उनके पॉलिसी के हिसाब से मैं चलता रहूँ और
मेरे 8.5 साल के इस दौरान मैंने बहुत अच्छा पार्टी को सजाया, बनाया और बहुत ही अच्छे लगभग 6,500 से 8,000 तक मेरे पदाधिकारी बन गए। जो 8 भी पदाधिकारी नहीं बनते थे उतने बने, क्योंकि यहाँ पे गणेश नायक जैसे बहुत बड़े लीडर थे, चौगुले शिवसेना की तरफ से बहुत बड़े लीडर थे, नाटा साहब थे, उन सबको मद्देनजर रखते हुए भी मैंने इतने लोगों को ये किया, एक संगठित किया, एक किया। और मेरे प्रोग्राम में बहुत बड़े लोग आते थे। इसके लिए पार्टी मेरे को अध्यक्ष बनाया। उसके बाद तीसरी बार भी अध्यक्ष बनाना चाहती थी, लेकिन पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में उसका बहुत असर पड़ता था। इसके लिए मेरे को बुलाया गया है कि आप थोड़ा बैठो शांत, आप दूसरी जवाबदारी लेके काम करो। लेकिन जो अभी नया अध्यक्ष है वो अपनी तरफ से काम कर रहा है और बहुत ही अच्छी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की इस नई मुंबई में अभी है। ये जैसे कि आपने बताया कि कोई शक नहीं है इसमें कि आपने काफ़ी मेहनत की, क्योंकि उसके पहले तो बीजेपी का मुझे याद है कई सालों पहले बोर्ड लगाने पड़ते थे, भाई कैंडिडेट कोई है तो कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए आइए, और आज है कि बहुत बड़ी रेस लगी रहती है। आज नाइक साहब हमारे पार्टी में आ गए, उनके 50-55 नगर सेवक हमारी पार्टी में आ गए। मंदादई 2 टर्म से MLA है, उनके साथ भी लोग जुड़े हुए हैं, वो एक ताकत बढ़ गई। ये दोनों जो सच्चा है वो सच्चा है, दोनों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की ताकत और बढ़ गई। जो मैंने बनाई थी उसमें और दुगना वो बढ़ गई। इसके लिए जैसे जितने लोग बढ़ते हैं वैसे लोगों में फिर आना, फिर आगे जाने की रेत बढ़ती है। इसके लिए कैंडिडेट जो भी अभी आएगा वो भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। जब कैंडिडेट डिक्लेयर होएगा सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके पीछे रहेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है मेरे को। कैंडिडेट पे तो मैं आऊँगा गहलोत साहब, उसके पहले जैसे आपने कहा कि आप इतने सालों तक यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे, अब संदीप नायक बन गए। गणेश नायक साहब के आने से जैसे आपने कहा कि काफ़ी कॉर्पोरेटर्स भी आए, उस टाइम से ये बात शुरू हो गई थी कि जो ओरिजिनल बीजेपी है और ये जो नए एंट्रेंट्स हैं इनमें बीच में कुछ कोलिशन है, कुछ कन्फ्रंटेशन है, इसके बारे में थोड़ा बहुत सभी पार्टियों में होता है, अपने घर में भी होता है। कोई नई बच्ची आती है घर में तो थोड़ा बहुत कुछ होता ही रहता है। वो तो सब पार्टी में चलेगा, सब समाज की वो एक रचना है, उसमें चलते रहेगा। लेकिन अब जूने और नए का इतना ये रह नहीं गया है। जूने और नए दोनों साथ साथ में काम करते, क्योंकि हमारे जूने लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर लोग हैं और ये लोग भारतीय जनता पार्टी को कभी छोड़ेंगे नहीं। इनको कभी आस नहीं है कि मेरे को कॉर्पोरेटर बनना है, मेरे को कुछ बनना है। मैंने जब अध्यक्ष पद छोड़ा तब नया अध्यक्ष को मीटिंग में ही बोला कि ये जो लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए, उसमें 4-5-10 लोग छोड़ेंगे तो बाकी लोगों को कॉर्पोरेटर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका पार्टी का काम करने का। इसके लिए जूने लोग नए लोगों के साथ झूल मिल गए, क्योंकि उनको पार्टी का काम करना है। तो पार्टी के काम की वजह से ये लोग अभी एक संघ हो गए हैं। पूरी तरह पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं और अभी भी करेंगे, आगे भी करेंगे। इसके लिए निबंध में भारतीय जनता पार्टी का विजय निश्चित है। पुराने लोग पार्टी नहीं छोड़ सकते, नए लोग छोड़ सकते हैं, वो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन अभी जैसे नए लोग आए हैं उनको पार्टी की संस्कृति मालूम पड़ी है, पार्टी क्या चीज़ है उसका पूरा स्टडी उन्होंने अभी किया है। मेरे को लगता है कि नए लोग जो आए हुए हैं उसमें से एक आध आदमी छोड़ के, कॉर्पोरेटर ऊपर लेवल तो कोई नहीं, एक भी आदमी पार्टी छोड़ेगा नहीं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि मेरी जो पार्टी है उसके ध्येय है, धोरण है, उनकी संस्कृति है, वो इतनी अच्छी है। जब हमारे में कोई आता है और हमारे में बच जाता है तो उसको ये मालूम पड़ता है कि ये पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी है जो इसकी संस्कृति और ध्येय धोरण एक अच्छे राष्ट्रभक्त की ओर जाते हैं। इसके लिए वो हमारा हो जाता है। किधर से भी बाहर से आएला कोई भी कार्यकर्ता वो भारतीय जनता पार्टी का फिर कट्टर हो जाता है। अक्सर ये कहा जाता है कि नायक फैमिली जब आती है अपने लोगों के साथ रहते हैं तो पूरा कंट्रोल चाहते हैं। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट है, अब संदीप नायक प्रेसिडेंट हैं, किस तरह के रिश्ते हैं आप लोगों के? नहीं, रिश्ते ठीक है, रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का आज प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट को भारतीय जनता पार्टी में बहुत महत्व है। उन्होंने बोले हर चीज़ को हम लोग ध्यान से सुनते हैं और वो करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए ना मेरे को प्रेसिडेंट रोकता है, ना मेरे को गणेश नायक साहब रोकते हैं, ना मेरे को मंदाते साहब रोकते हैं। पार्टी का काम करने के लिए हम लोग अतिशय खुले आम से काम करते हैं और करते रहेंगे।
मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरा जिला अध्यक्ष या मेरे आमदार पार्टी के काम करने के लिए कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, और पार्टी अनंत काल से अच्छा काम करते रहेगी। जैसे आप कह रहे थे कि पार्टी के लिए काम करते हैं, डिसिप्लिन के लिए काम करते हैं, लोकसभा के टाइम पे काफ़ी नाराज़गी हुई थी कि संजीव नायक को कैंडिडेचर नहीं मिला था, उसको आप कैसे देखते हैं, पार्टी लीडरशिप कैसे देखती है? नहीं, वो नेचुरल है, हम लोग तैयारी करते हैं, हमने पूरी तैयारी की थी, पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये सीट लड़े, और ये भारतीय जनता पार्टी की सीट लड़ने के लिए हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस खूब उन्होंने मेहनत किया, लास्ट तक खींच के रखा कि ये भारतीय जनता पार्टी को ही टिकट मिले, और हम लोग लास्ट तक वही सोचते रहे कि हमको मिलेगा, हमको मिलेगा, और सडनली हमको नहीं मिला तो थोड़ा उसका रिएक्शन तो कोई भी आदमी नेचुरल हो जाता है, और वो रिएक्शन आ गया। लेकिन नाइक साहब है, हमारी मंदाता जी है, हमारे मेन जो कार्यकर्ते हैं, जो महापौर होके गए, चेयरमैन होके गए, उन्होंने तुरंत इस चीज़ को, इस माहौल को बदलवाया और वापस एक संघ होके भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उस खासदार को चुन के दिया। तो हमारी पार्टी, कोई भी आदमी सडनली थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आदमी नॉर्मल होके, सब कार्यकर्ता नॉर्मल हो गए और वापस अपना काम शुरू कर दिया, कोई टेंशन नहीं। उस टाइम पे काफ़ी रेजिग्नेशंस हुए थे, लेकिन आपका रेजिग्नेशन नहीं था उसमें? नहीं, वो क्या बात है कि उस टाइम जो सडनली वो रिएक्शन आया, उसके बाद हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस आए, उन्होंने समझाया, फिर सारे रिजर्वेशन रिटर्न आ गए। मेरी बात ऐसी है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं तो मेरा बोलता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और लास्ट तक, जब तक राजनीति में हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूँगा। इसके लिए मैंने वो रिज़ाइन नहीं दिया, क्योंकि मैंने गणेश नाइक साहब को उसी मंच पे बोला था कि दादा आपकी भूमिका स्पष्ट करो, आपकी भूमिका के साथ हम लोग हैं। तो दादा ने भी कोई रिज़ाइन तो दिया नहीं, दादा ने अपनी भूमिका स्पष्ट की ही नहीं, तो मैं मेरी भूमिका में मैंने भी स्पष्ट नहीं की, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूँगा, ये मैं आपको यहाँ पे विश्वास के साथ कहता हूँ। गणेश साहब, इलेक्शन की बात कर रहे हैं हम, असेंबली इलेक्शंस के लिए जो कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी तो बाद में होगी, पहले आपके बीजेपी में ही काफी कुछ नजर आ रहा है कि ऑलरेडी एक एमएलए है, मंदाताई ऑलरेडी है, संदीप नाइक ने ओपनली डिक्लेयर कर लिया है कि वो भी इसमें खड़ा होना चाहते हैं, और आपका भी नाम काफी सुर्खियों में आ रहा है कि आप भी इंटरेस्ट है। भारतीय जनता पार्टी एक धोरण है, धारा है। लास्ट टाइम 2019 में भी मैं जब प्रेसिडेंट था, तब बेलापुर में 9 लोग इच्छुक थे, आयरौली में 6 लोग इच्छुक थे। वो फिर हमारे वरिष्ठ आते हैं, सबकी मुलाकात करते हैं, सबसे बात करते हैं, फिर एक नेता चुन जाता है, एक कैंडिडेट चुना जाता है। तो अभी हम 3 नाम सामने आ रहे हैं, मेरे को तो 6 नाम दिख रहे हैं कि वो भी ट्राई कर रहा है, वो भी ट्राई कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की स्वतंत्र है कि आप आइए, आप बात कीजिए, आपके साथ क्या है, आपका सर्वे हो जाएगा, और किसी के ऊपर यहाँ पे अन्याय नहीं होता है। अभी मैं मेरा पर्सनल बात करूँ तो मेरे ऊपर अन्याय नहीं हुआ, लेकिन पार्टी का जो भी पार्टी ने निर्णय लिया वो पार्टी के अच्छे के लिए लिया, और अच्छा हुआ भी। 2014 में जब तावड़े साहब कोकन देखते थे, तावड़े साहब ने मेरे को बुलाया दादर ऑफिस में, और मेरे को बुलाया गया कि आप तैयारी में लगो, हमारी ओर से आप लड़ना जाएंगे, आप लड़ोगे। तो मैंने तैयारी शुरू करने में उतने में ही मंदाताई हमारे पार्टी में आ गई। तो फिर तावड़े साहब ने बोला कि अभी आप थोड़ा शांत बैठो, आप हो हमारे नज़र में, आप शांत रहो, मंदाताई के लिए काम करो। और मंदाताई को लेने के टाइम भी मेरे को पूछा गया, मैं बस ताकत बढ़ती है तो लीजिए। तो फिर मंदाताई आई तो मैं बाजू हो गया। फिर 2019 में दानवे साहब, चंद्रकांत दादा और हम लोग बैठे थे हमारे प्रदेश कार्यालय के ऑफिस में। तब फिर एक बात शुरू हो गई कि रामचंद्र गरत अभी भी अपने लिए कभी भी काम करेगा, तो आप इस टाइम 2 सीट हम लोग लड़ने जा रहे हैं, तो आप भी तैयारी में रहो, ऐसा मेरे को बोला गया। तैयारी में रहो ऐसा बोला गया, चंद्रकांत दादाजी ने बोला आप तैयारी में रहो।
तो उस टाइम मैंने सोचा कि हमको तैयारी करना पड़ेगा, या तो बेलापुर या तो ऐरोली। तो मैं तैयारी में लग गया। लेकिन उस टाइम फिर संदीप नाइक साहब पहले हमारी पार्टी में आए। तो मेरे को बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं खुद के लिए, कि हमारी पार्टी के लिए, कि रात को 1 बजे देवेंद्र जी का फ़ोन आता है। पहला बार मेरे को फ़ोन आया गया मेरे नेता का कि आप सो मत जाओ, आपको देवेंद्र आपसे बात करेंगे। तो मैं 12 बजे तक रुका है, 12:30 बजे तक देखा। 1 बजे देवेंद्र जी का फ़ोन आया कि हम कल संदीप नाइक को पार्टी में ले रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? मैंने बोला ले लिए, ताकत बढ़ेगी, पार्टी बढ़ेगी। तो फिर हो गया। उसके बाद सुबह सुबह 8 साढ़े 8 बजे रविंद्र चौहान साहब मंदाताई के घर गए, मेरे घर आए, और हम लोग साथ में उनका स्वागत करने गए। तो ये सारी चीज़ है ना, मेरे को 2 बार बुलाया गया। फिर एमएलए के लिए आप तैयारी करो बोला गया, और मैं पीछे मेरे को पीछे कर दिया। तो मैं नाराज़ नहीं हूँ। मैं पार्टी के लिए, पार्टी के काम के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। ये मैंने पार्टी को बोल दिया है। तो इस बार भी मैं भी इच्छुक हूँ। मेरे साथ और 6 लोग इच्छुक हैं। ये तो हमारे पार्टी का रचना है, वो चलते रहेगा। पार्टी टिकट देता है तो लड़ूंगा। मैं सारे तरह से एमएलए के लिए जो भी चीज़ लगता है उसमें मैं तैयार हूँ। नसीब खुलेगा तो हो जाऊंगा, देखते हैं। 6 लोग और हैं आप कह रहे हैं, लेकिन 6 लोगों में और आप में फिर फर्क हो जाता है कि जिस तरह से आपका काम है, बैकग्राउंड है, आपका पावर है यहाँ पे, तो इसलिए ये 3 नाम बार बार सामने आ रहे। और सिटिंग एमएलए है ऑलरेडी आपके पास। संदीप नाइक साहब को भी लास्ट टाइम टिकट दिया था, फिर उन्होंने नाइक साहब को दे दिया। आप कह रहे हैं अन्याय नहीं हुआ, बट कहीं कुछ लग रहा है कि भाई इतने सालों तक किया हूँ तो उसका कुछ तो फल मिलना चाहिए। भले मेरे को नहीं लग रहा है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठों को लग रहा है। मैं जिससे बात करता हूँ, मिलता हूँ, वो पार्टी के वरिष्ठ यही बोल रहे हैं कि आपने बहुत मेहनत की है, आप एकनिष्ठ हो, आप न्यू बॉम्बे में आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको कहीं ना कहीं हम लोग बिठाएंगे। वो भले सामने मेरे मैं बोलते होंगे, लेकिन जब टाइम आएगा निश्चित मेरी पार्टी मेरा नाम आगे करेगी और मेरे ऊपर विश्वास रखेगी, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। यही विश्वास बाकी लोगों को भी, संदीप नाइक का भी कहना है कि मैंने काम किया है तो मुझे पार्टी न्याय देगी। नहीं, हाँ, हर आदमी ने अपने अपने काम के ऊपर विश्वास रख के, पार्टी के सामने रख के, आज नहीं कल नहीं परसों सबको न्याय मिलने वाला है। आज मंदाताई को मिल रहा है, नाइक साहब को मिला है, कल संदीप नाइक को मिलेगा, परसों मेरे को मिलेगा। सबको न्याय देने वाली ये पार्टी है, और ये पार्टी के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। खैर साहब, इतने बड़े बड़े दावेदार हो रहे हैं इस सीट के लिए, और खासकर बेलापुर के लिए तो कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। जिसको नहीं मिलेगा, काफी चर्चा में भी आता है कि नाइक शायद पार्टी चेंज कर देंगे या फिर इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, सांगली पैटर्न की बात होती है। आपको क्या लगता है? देखो, मेरे जैसा आदमी, जो मैं मेरे बारे में बताता हूँ, लास्ट टाइम मंदाताई और मेरे में नाम चल रहे थे आगे जी, कि दोनों में से एक। तो मंदाताई का नाम डिक्लेयर हुआ, मैं टीवी पे ही था। 1 सेकंड में मैंने मंदाताई को फोन करके अभिनंदन किया, क्योंकि मैं पार्टी का आदमी हूँ, मैं पार्टी का सोचता हूँ, पार्टी जो देगा आदमी उसका काम करने का सोचता हूँ। आप मंदाताई को पूछ सकते हो, पहला फोन मंदाताई का मेरे को गया, और तुरंत मंदाताई को इतना अच्छा लगा कि तुरंत वहां से उठ के मेरे घर पे आई, और हम लोग बैठे, सब कार्यकर्ताओं को बुलाया, कैसा काम करने का उनका अभिनंदन किया। तो ये हमारी सोच है, हमारे पार्टी के लोगों की सोच है। तुरंत मेरे बंगले के नीचे कम से कम 100-150 लोग आए कि मंदाताई हमारे कैंडिडेट है और वो मेरे घर पे आ रही है। तो पार्टी के लोग जो भी काम कैंडिडेट देंगे उसके लिए काम करेंगे। मेरे को पूरा विश्वास है कि अगर मेरे को टिकट मिलता है तो सारे नए जुने जितने भी हैं कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़ेंगे, और अगर मेरे को टिकट नहीं मिलता और किसी को मिलता है तो मैं तुरंत उनके साथ जुड़ूंगा और पार्टी के लिए काम करूंगा। ये मेरा पार्टी के लिए योगदान रहेगा। आपकी जिस तरह से नाम की चर्चा शुरू हो गई है, तो किस तरह का रिएक्शन मिला आपको मंदाताई से, संदीप नाइक से? नहीं, अभी तो दोनों से इस बारे में मेरा कुछ बात नहीं हुआ है, क्योंकि ना मैंने उनके बारे में बात किया, ना उन्होंने मेरे से बात किया। लेकिन रिएक्शन पब्लिक में आ रही है, रिएक्शन ऊपर जो हमारे वरिष्ठ है वो बोल रहे हैं कि इस बार आपको मिलना चाहिए,
दो बार आपके ऊपर अन्याय हुआ है, मैं तो अन्याय नहीं समझता हूँ, तो आपको मिलना चाहिए, ऐसी भावना वरिष्ठ में भी है। और न्यू बॉम्बे में एक ऐसा नाम है कि रामचंद्र घरत अनकरप्टेड आदमी है। रामचंद्र घरत हर सुख दुख में जाता है, हर घर में किधर भी पब्लिक में बैठता है। ये सारी बात एक अच्छी पॉजिटिव चर्चा न्यू बॉम्बे में मेरी हो रही है, और मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा। तो इसके लिए लोग मेरे पीछे रहेंगे, खाली वरिष्ठों का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित आमदार की टिकट भी मिलके मैं आमदार भी चुन के आऊँगा, ऐसा मेरा विश्वास है। विश्वास आपका बहुत अच्छा है। एक और जो बात इसमें आ रही है, क्योंकि आप महायुति में है, कि शिवसेना भी क्लेम कर रही है सीट के लिए, बेलापुर से नाहटा साहब का भी है, वहाँ पे विजय चौगले भी हैं, तो फिर ये समीकरण कैसे होंगे? कि आप लोग का कहना है कि दोनों सीट आपको चाहिए? सर, विद्यमान एमएलए हमारे हैं, जहाँ जहाँ पे ऐसी स्थिति है वहाँ पे अभी मस्के साहब को दिया गया, उनका ही दावा था कि हमारा शिवसेना का यहाँ पे एमपी था तो हम ऐसा कैसे देंगे, वो बेसिक पे उन्होंने दिया नहीं। तो हमारे 2 सीट कितने सालों से हमारे पास है, तो हमारे रहेगी ना। हाँ, उनका भी आस है, उन्होंने भी करना चाहिए, बोलना चाहिए कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, उनको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन महायुति का धर्म अगर पालना है तो जितने सिटिंग आमदार है उतने तो निश्चित वहाँ पे देना है। जहाँ पे 2 नंबर वाला है, कोई 3 नंबर वाला है, वो सोच के चेंज होएगा। लेकिन यहाँ पे तो हमारे दोनों एमएलए प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं, तो सवाल ही आता नहीं किसी और को देने का, रहेगा भारतीय जनता पार्टी के पास ही। दरअसल इसमें एक और जो पहलू आ रहा है कि दोनों सीट आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ही मिलना चाहिए, नायक फैमिली का कहना है कि दोनों सीट हमें ही मिलना चाहिए, इस पे आपका क्या कहना है? हर आदमी चाहता है, अभी नगर सेवक भी चाहता है कि मेरा बच्चा भी नगर सेवक है, मैं भी नगर सेवक हूँ, मेरा बाप भी नगर सेवक हूँ, हर आदमी चाहता है। लेकिन पार्टी का जो धोरण है, वो धोरण के ऊपर पार्टी चलेगी। पार्टी का, हमारे पार्टी का कोई बॉस नहीं है, हमारे हर पार्टी में कोर कमेटी रहती है, वो कोर कमेटी अपना अपना निर्णय लेती है। और नाइक साहब के घर में 2 टिकट मिलेगा तो भी जी जान से काम करेंगे, मंदादे के घर पे भी 2 टिकट मिलेगा तो भी काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काम करने के लिए हचेंगे नहीं, लेकिन वो पार्टी का सोच है, उन्होंने 2 देने हैं कि 1 देना है, वो पार्टी तय करेगी, वरिष्ठ तय करेगी। लेकिन हमारे जैसा कार्यकर्ता जो भी कैंडिडेट रहेगा उसका काम करेगा। पार्टी की नॉर्मली पॉलिसी रही है कि एक फैमिली में 2-2 टिकट्स नहीं दिए जाते हैं। हाँ, अभी तक तो ये पॉलिसी है, लेकिन आगे क्या है पॉलिसी बनेगी ये मेरे को मालूम नहीं। लेकिन पहले भी नाइक साहब को भी बेलापुर चाहता था, लेकिन उनको नहीं दिया गया कि एक घर में 2 नहीं दिए गए। महाराष्ट्र में सब जगह एक घर में 2 नहीं दिए गए, तो वो पॉलिसी पीछे थी। आगे अभी क्या रहेगी ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आगे की पॉलिसी पार्टी तय करेगी, और जैसा पार्टी तय करते हैं वैसा हम लोग काम करेंगे। आपको लगता है कि ये कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे आपने कहा कि अगर टिकट नहीं मिला तो भी हम काम करेंगे? नाइक्स के बारे में हालांकि उन्होंने डिनाई किया है, संदीप नाइक ने भी डिनाई किया है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, कि बार बार बात आती है कि पार्टी छोड़ सकते हैं या इंडिपेंडेंटली खड़े हो सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? पार्टी छोड़ सकता है ऐसा मेरे को लगता नहीं कोई पार्टी छोड़ेगा। ये अपोजिशन वाले बात फैलाते हैं, हमारे कई रिपोर्टर है वो बात फैलाते हैं, लेकिन मेरे कान में तो ऐसी बात नहीं है कि उनके तरफ से कि मैं छोड़ूंगा ना, मैं रहूँगा नहीं, ये करूँगा, ऐसा कोई नहीं है। पार्टी में सब कुछ रहेंगे। जो न्यूज़ आती है वो न्यूज़ को आप हम लोग तो ध्यान देते नहीं, हमारे वरिष्ठ भी ध्यान देते नहीं है। मेरे को पक्का विश्वास है कि इस पार्टी में आने के बाद 2 साल 3 साल रहने के बाद वो आदमी पार्टी का पक्का हो जाता है, क्योंकि मेरे पार्टी की संस्कृति वैसी है। उसके हिसाब से पार्टी का छोड़ना और छोड़ के जाना मेरे को मुश्किल लगता है कि कोई जाएगा। इंडिपेंडेंट खड़े हो सकते हैं? इंडिपेंडेंट खड़े होने के लिए, लेकिन पार्टी से तो बगावत हो जाएगी ना। तो पार्टी के ऊपर इतना प्यार करते हैं हमारे लोग कि मेरे को लगता नहीं कि कोई होएगा। लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस से भी नहीं बोल सकता हूँ, देखते हैं आगे कैसा होता है। तो फिर हमारे देवेंद्र जी बैठे हैं, उन्होंने तो लास्ट टाइम हमारे 41 कैंडिडेट को पटाया जो शिवसेना के अगेंस्ट खड़ा होने को, 41 लोगों को पीछे लेने को लगाया। तो देवेंद्र जी उसके लिए बैठे हैं, हमारी कोर कमेटी बैठी है, वो देखेगी। मैं आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आप काफी सीनियर यहाँ पे हैं, आपने काफी पॉलिटिक्स देखी है। ये चीज मंदाताई के साथ भी हो सकती है, अगर आपको टिकट मिल जाए या संदीप नाइक को टिकट मिल जाए, मंदाताई के पास भी ऑफर है, क्योंकि
चर्चा आजकल ऐसी चल रही है कि हर एक को हर पार्टी के ऑफर्स आ रहे हैं। नहीं, ऑफर तो आएगी। अभी मेरे को भी एक ऑफर आ गई। मेरे को उसने क्या बोला मालूम है कि देखो, बंदा दई 2 बार एमएलए, पहले राष्ट्रवादी की। गणेश नाइक 1 बार एमएलए, पहले राष्ट्रवादी से। नरेंद्र पाटिल 2 बार महामंडल, पहले राष्ट्रवादी से। रमेश पाटिल 1 बार एमएलसी, पहले कांग्रेस के। चौगुले 1 बार महामंडल, वो तो शिवसेना से। आप वंचित हो, आप क्या सोचते हो? मैं बोला मैं वंचित नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सारे जो लोग हैं ना, ये सारे लोगों को चुन के देने का काम हमने किया है, सपोर्ट करने का हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने काम किया है। उनके लिए वो उस सीट पे बैठे हुए हैं। आज न कल उनके सीट खाली होके एक न एक दिन मेरे को मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करते रहूंगा। हमेशा से आप इसी तरह से पॉजिटिव रहे। घरत साहब, फाइनली कंक्लूजन में आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी हम देख चुके हैं, जो ओवरऑल माहौल देख चुके हैं, स्टेट में देख चुके हैं कि काफी टक्कर दिखाई दे रही है महाविकास आघाड़ी और महायुति में। नवी मुंबई में फाइनली आप किस तरह से? नहीं, नवी मुंबई में मेरे को लगता नहीं कोई टक्कर है। महाविकास आघाड़ी के सामने कैंडिडेट नहीं है। अब देखो, जो आगे आ रहे हैं उनका कभी नाम भी नहीं सुना था हमने, तो कोई कैंडिडेट है नहीं है। महाआघाड़ी वही प्रॉब्लम में आ गई है। मेरे को महाआघाड़ी का एक नेता मिला उस दिन कि हमारे पार्टी में, हमारे महाआघाड़ी में बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन अपने पास कैंडिडेट है किधर? तो उसने सवाल पूछा उन लोग को, तो सब चुप हो गए। उनके पास कोई आदमी नहीं है। और न्यू बॉम्बे में भारतीय जनता पार्टी के पास एक ज़बरदस्त कैंडिडेट तैयार है। जैसे इलेक्शन लगेगा, अब देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने लोग और जुड़ते हैं। महाविकास आघाड़ी के लोग भी जुड़ेंगे, क्योंकि उनको मालूम पड़ेगा कार्यकर्ता को कि अपना कैंडिडेट तो कुछ काम का है नहीं, पब्लिक का है नहीं। तो मेरे ख्याल से इस टाइम, लास्ट टाइम बेलापुर 42 आया तो 60-70 के आगे जाएगा। यहाँ पे आयरोली में नाइक साहब 87 से आए तो लाख तक जाएंगे। तो बहुत बड़ी जीत इस टाइम नवंबर में भारतीय जनता पार्टी के दोनों आमदार को मिलेगी। तो सिर्फ इशू ये बचा है कि बीजेपी में बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हैं। नहीं, सब जगह कैंडिडेट है, हमारे पार्टी में नहीं। हमारे बेलापुर में 6 मेरे पास नाम है, 3-4 उधर भी है नाम है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धत है, संस्कृति है। अभी कोई कैंडिडेट नहीं है। अभी वहाँ से ऊपर से एक आएगा वरिष्ठ, वो सबकी मुलाकात लेगा, ये सब कार्यकर्ताओं को बुलाएगा, सब कार्यकर्ता से बात करेंगे, फिर तय होएगा। अभी भी दोनों जो हमारे आमदार है, वो भी अभी नेक्स्ट टाइम आमदार है ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो आएंगे, देखेंगे, परखेंगे, पब्लिक से बात करेंगे, सर्वे होएगा, फिर ही उनको वापस दोबारा मिल जाएगा। लास्ट टाइम भी मंदाताई आमदार होते हुए भी ऐसे ही मीटिंग हुई थी। इधर मैंने योगी में उसका मीटिंग रखा था, मंदाताई का भी मुलाकात हुआ था, मेरा हुआ, सबका हुआ। तो उसमें से वो निकल के आएगी, जो निकल के आएगा वो हमारा कैंडिडेट होएगा। तो उसके लिए हमको अभी कोई भी कैंडिडेट नहीं है। आने वाले टाइम में जैसा मुलाकात हमारी बनेगी, सब आएंगे और उसमें तय किया जाएगा कि इस बार ये लड़ेगा, इस तरफ से ये लड़ेगा, वो हमारा कैंडिडेट रहेगा। और सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस टाइम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया घरत साहब, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आपने ये दिया है। तो ये थे घरत साहब, जो कि बहुत प्रबल दावेदार हैं इस बार फिर एक बार बेलापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, बीजेपी से की तरफ से। क्या इस बार पार्टी इन्हें मौका ये देती है? क्या इस बार जस्टिस होता है या इनजस्टिस होता है इनके साथ, ये देखने रहेगा। घरत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खास मेहमान आपका भी शुक्रिया। इतना ही इस हफ्ते, अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ। नमस्कार।